वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पर इजी। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था थॉमसन मॉडल क्या था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, फिर उसके क्या ड्रॉबैक्स थे और उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए गए, फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। तो आज थोड़ा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे और रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया, किसने दूर किया, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, आप शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कतई मत भूलिए। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि थॉमसन मॉडल को कैसे मॉडिफाई किया और उसके अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। तो क्या बताया अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से? उन्होंने ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम होलो, और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस में। जैसे एटम का साइज़ अगर 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम है, तो न्यूक्लियस का साइज़ है 10 टू द पावर -14 से लेकर 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो पूरे एटम का 10,000वां या 1,00,000वां हिस्सा है, बहुत छोटा। ऐसे समझा जा सकता है कि अगर 1 मीटर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करिए तो उसके सेंटर पर एक डॉट पेन, बॉल पेन की टिप रख दीजिए, तो वो न्यूक्लियस का साइज़ है। तो उनके एक्सपेरिमेंटल कंक्लूज़न, ऑब्जर्वेशन कंक्लूज़न पिछले वीडियो में जो मैंने बताए हैं उससे आप देख भी सकते हैं कि हाँ 99.86% अल्फ़ा पार्टिकल तो सीधे ही गुजर गए थे या बहुत कम एंगल से स्कैटर्ड हुए थे। अब रही बात एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस में न्यूक्लियस होने की, तो रदरफोर्ड के अनुसार सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसी एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस जिसे न्यूक्लियस कहा गया उसमें सिचुएटेड है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। बस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी मिलना, वो चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ बताया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस के अंदर भी एटम के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कैसे है कि एटम जब उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत स्मॉल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का सारे इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स चाहिए उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चलने के लिए, तो वो कहाँ से मिल रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने एक कंक्लूजन बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर जब चल रहे हैं तो वो कहीं भी हो सकते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड न्यूक्लियस, एनीवेयर। और भी बातें रदरफोर्ड के उसमें मॉडल अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में और भी बातें थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के साइज़ की अपर लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी अपर लिमिट रदरफोर्ड मॉडल एक पावरफुल वे है डिसाइड करने की। वो 2 टर्म बताए थे, वो यहाँ पर मैंने शो किया है। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। कैसे डिफाइन किया गया था कि जो न्यूक्लियस की सीध से अल्फ़ा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये b दिखाया है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके लिए बहुत दूर है अगर न्यूक्लियस से, तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है ना, और ये बहुत दूर है तो इसमें आप देख रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गया। तो इससे ये डिसाइड होता था कि अगर b बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, तो थीटा स्कैटरिंग क्या होगी? ऑलमोस्ट 0। और अगर यही है अल्फ़ा पार्टिकल, ये अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ पर b क्या है? 0 है ना। यही न्यूक्लियस की डायरेक्शन है और यही है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो ये वेलोसिटी वेक्टर है और उसके न्यूक्लियस की डायरेक्शन के बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर b 0 है तब क्या होगा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जाता था तो बैक स्कैटर्ड होता था, 1 मिलियन में एक अल्फ़ा पार्टिकल लौट आता था। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो इम्पैक्ट पैरामीटर, उसके बारे में जानना। बाकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स उनकी सब ये सेम एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स, इनिशियल वेलोसिटी सबकी वेक्टर्स ये शो किए गए हैं। तो ये देखा जाता है कि मोर देन 90 डिग्री से कितने अल्फ़ा पार्टिकल 8000 10,000 में से एक मुड़े, है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर
उसमें ये वाला मिलियंस में एक अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटर करता है, तो ये बताता है न्यूक्लियस के अपर साइज की लिमिट को। दूसरा टर्म हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में न्यूक्लियस के ठीक सीध में आने वाला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितनी पास तक जा सकता है, और जब वो शुरुआत करता है चलने की तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, धीरे धीरे जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। तो रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करके वो आगे बढ़ रहा है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो एटम के अंदर जाके न्यूक्लियस के जितनी पास तक पहुंचेगा जब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। होगा क्या? वहाँ मोमेंटरली एक क्षण के लिए वो रेस्ट पर आया और बैक स्कैटर्ड कर गया। क्यों? कैसे बैक? कहाँ से फोर्स मिला? यही इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन, तो वो लौट गया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बताता है कि हाँ न्यूक्लियस, उसकी साइज, उसका रेडियस प्लस अल्फा पार्टिकल का अपना रेडियस। अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम कितनी पास तक आ सकता है? यहाँ से आके इस जगह तक। तो अगर आप देखते हैं अल्फा पार्टिकल की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस उससे ज़्यादा आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू। इसका मतलब है कि जो ये दोनों टर्म जानने के बाद हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में जो भी पढ़ा, उसमें ये देखा कि रदरफोर्ड ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कोलंबियन फोर्स एप्लीकेबल है। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे, आइए देखते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। थॉमसन मॉडल इसीलिए तो फेल हुआ था ना कि वो एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस में न्यूक्लियस है, सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसी में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर एटम ये साइज़ है उसका 10⁻⁻10 मीटर और उसके अंदर न्यूक्लियस है सारा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, सारा मास ऑलमोस्ट पूरे एटम का लिए हुए 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 मीटर का, 1 फर्मी। अब क्या होता है एज पर रदरफोर्ड मॉडल कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अगर मान लें हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यही इस जगह पर ऐसे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसकी ये वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन पर जो भी फोर्स न्यूक्लियस से अट्रैक्शन का लग रहा है वही तो है कोलंबियन फोर्स। और उस कोलंबियन फोर्स की वजह से क्या होगा? क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिलरेट होता है या रिटार्ड होता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो एटम के अंदर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और अंदर आके वो धीरे धीरे इससे कोलैप्स कर जाएगा। तो ये भी तो नहीं बता पाया स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोलंबियन फोर्स न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट कर रहा। चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से मिलता है ना। तो मान लें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का हम पाथ देखते तो उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाएगा कि वो इस वेलोसिटी से अगर चलना शुरू करता है तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fc जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसे चलने के लिए वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से मिलता है। तो वो क्या होता है कि वो उसकी अट्रैक्शन की वजह से और अपनी एनर्जी लॉस की वजह से पाथ कैसा हो जाता है उसका स्पाइरल और अल्टीमेटली वो आके कोलैप्स कर जाता है न्यूक्लियस से। तो एटम की स्टेबिलिटी तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी नहीं बता पाया। रही बात दूसरी कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो लाइन स्पेक्ट्रम भी उसका क्या कारण है? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। तो देखिए जब एटम
के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो एनर्जी जो रेडिएट करता है उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग जो जितनी एनर्जी उसकी चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी, यहाँ पे कुछ एनर्जी, यहाँ पे कुछ एनर्जी, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एनर्जी का, तो उसकी जो उस एटम के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए उसमें भी हर वेवलेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, क्या मिलता है एक्चुअली, कि जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट वेवलेंथ वाला होता है, लाइन स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं। तो वो कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है ये भी नहीं एक्सप्लेन हो पाया, और एटम की स्टेबिलिटी ये भी नहीं एक्सप्लेन हो पाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेना। स्पेक्ट्रम हर गैस की या किसी भी एलिमेंट के वेपर की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि वो एमिट करता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही हर गैस की या किसी भी एलिमेंट के वेपर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरीके के, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके लिए मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि किसी भी गैस को या एलिमेंट की वेपर को अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में भरकर लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो जो उसका स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखा जाता है कि कुछ वेवलेंथ्स मिल रही हैं, फिर कुछ गायब हैं, फिर कुछ वेवलेंथ मिल रही है, और वो वेवलेंथ ही तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेवलेंथ। जैसे ये हाइड्रोजन के लिए इसमें 90, उसके बाद 90 से 125 तक की मिली, फिर यहाँ से गायब, फिर कहाँ से मिली, 350 से लेके फिर 650 तक। तो ये जो है इनके बीच में कोई डेफिनेट गैप नहीं है, और इस तरीके से जो ये वेवलेंथ्स मिलती हैं ये हर वेवलेंथ नहीं मिलती। रदरफोर्ड मॉडल में तो क्या था कि न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता। यहाँ पर क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि उससे जो गैस को या गैस किसी एलिमेंट की वेपर को जब चैम्बर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो निकलने वाला स्पेक्ट्रम कैसा है, डिस्क्रीट। यही तो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों कहलाता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी मिलती हैं, डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस जो उसने एमिट किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम कोई गैस लें और उससे वाइट लाइट पास करा दें, तो जो ट्रांसमिटेड वाइट लाइट होगी उसको स्पेक्ट्रोमीटर से उसकी स्टडी की जाए तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ्स गायब होती हैं, और ये वही वेवलेंथ्स हैं जो उसको जब एक्साइट किया गया था इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर वो एमिशन स्पेक्ट्रम में मिली थी। ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी गैस ली, गैस एटम्स को आपने हीट किया इलेक्ट्रिक करंट पास करा के, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हीट किया तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक ये और एक ये दो लाइन मिलती हैं। मान लीजिए अगर ये स्पेक्ट्रम वाइट लाइट के लिए मैं मान लूँ, या उसमें ये वी और येलो दो लाइन मिलती हैं, तो ये आपके पास ब्राइट लाइंस मिल रही हैं डार्क बैकग्राउंड पर, या आप मान लेते हैं कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये लाइंस मिल रही हैं। अब क्या किया गया, इसी गैस से क्या पास कराया गया, इस गैस को इसमें से क्या गुजारी गई, वाइट लाइट। वाइट लाइट गुजरने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलता है, अब आप देखते हैं कि यही दो लाइंस गायब, बाकी लाइंस मिलेंगी, लेकिन अब ये दो लाइंस इस स्पेक्ट्रम, इस ये मान लीजिए अगर ये दो कलर की बात करें तो ये दो कलर अब इसमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गैस वही वाली तो है,
इसके एटम्स में जब वाइट लाइट आई तो उन्होंने उसी जो इस वेवलेंथ थी जो उन्होंने एमिट किया था एक्साइट होने पर, गर्म होने पर, अब उन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये डार्क लाइंस मिलती हैं, वहाँ पर गायब मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो किसी भी गैस या एलिमेंट के वेपर का स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ ही रखता है और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता। रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि रदरफोर्ड ने तो ये बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता, तो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ स्पाइरल पाथ बनाता हुआ इस पे आ जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स वो क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एज पर क्लासिकल फिजिक्स एनर्जी जरूर रेडिएट करेगा। तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और खिंचाव बढ़ता जा रहा, क्योंकि जब वो एनर्जी कम हो गई और इधर खिंचता आएगा तो धीरे धीरे उसका पाथ क्या होता जा रहा, छोटा। छोटे पाथ में कूलम्बियन फोर्स आर कम तो फोर्स ज़्यादा, तो फोर्स ज़्यादा होता जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो उसका पाथ स्पाइरल होता हुआ इट विल कोलैप्स और एटम की स्टेबिलिटी नहीं। तो रदरफोर्ड मॉडल भी ना तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया और ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। अब आपको ये लगा होगा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, वो हर एटम की, गैस एटम की या गैस की या एलिमेंट के वेपर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक रदरफोर्ड मॉडल से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की स्टडी करी और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स और क्लासिकल फिजिक्स को मिलाकर क्या पोस्टुलेट्स दिए वो आपके सामने है। पहला, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। देखिए रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है रिवॉल्व करता हुआ और वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन होगा तो अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ बनाता हुआ न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। यही तो रीज़न था ना कि एटॉमिक स्टेबिलिटी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नील्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर तो वो स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी और विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी होगी, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ा करेक्शन था और उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो उस समय अर्ली स्टेज पे थी उसको उन्होंने अप्लाई किया क्लासिकल के साथ और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रहेगा। मतलब उस ऑर्बिट में चलने के दौरान कोई भी एमिशन नहीं होगा। वो उस ऑर्बिट में चलने के लिए वो एनर्जी ऑर्बिट कहला रही है। एनर्जी ऑर्बिट मतलब कि उस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फिक्स्ड होगी। अगर वो दूसरी ऑर्बिट में चला गया तो वहाँ की एनर्जी जो भी होगी उस ऑर्बिट में चलने के लिए वो फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मिल सकता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट में ही मिलेगा और नॉन रेडिएटिंग। ये ऑर्बिट्स क्या कहलाती? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, क्योंकि इनमें चलते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं रेडिएट होती। अब सेकंड पोस्टुलेट आया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो स्टेबल ऑर्बिट होती है उसको वो डिफाइन करता है। सेकंड पोस्टुलेट नील्स बोर का ये था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन जिन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, उन स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी तो कांस्टेंट है ही है, उनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी एनर्जी है, और वो उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो अब तो आया समझ में कि जैसे
अगर हम मान लें कि ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ और है, उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कुछ और है। अगर ये मान लें कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, n1 है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगुलर मोमेंटम को हम L से शो करते हैं, L = mvr, इसका मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर होगा, nh/2π। तो n = 1 के लिए ये ऑर्बिट हुई ना, और n = 2 के लिए ये ऑर्बिट हुई। तो बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मिलेगा। यही तो लाइन स्पेक्ट्रम का कारण हुआ ना। फिर ये लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ एमिशन लाइंस जो मिलती हैं, उसके बाद गैप, फिर दूसरी मिली, तो वो जो गैप है वो यही तो है ना। या तो h/2π होगा एंगुलर मोमेंटम, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी वो मिलेगी। वेवलेंथ पढ़ा है आपने। तो ये आप देखते हो कि जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ्स मिलती हैं, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का शो किया था, वो केवल डिस्क्रीट वेवलेंथ है, कुछ ही वेवलेंथ है। उनके बीच में जो गैप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी स्टेट में ही रिवॉल्व कर सकता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं मिल सकता। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या था नील्स बोर का, कि एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। In this process, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between initial and final state. यानी एक फोटोन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, एनर्जी h होती है, तो वो फोटोन एमिट होगा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होता है, छोड़ता है। यानी इस ऑर्बिट के दौरान उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, इस ऑर्बिट के दौरान उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो एक फोटोन एमिट करता है, और उस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। इससे हम अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता लगाना चाहें तो कैसे पता लगा लेंगे, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, EI माइनस EF, यानी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन H, प्लैंक्स कांस्टेंट। छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी होगी कि जैसे ये L = nh/2π दिया सेकेंड पोस्टुलेट में, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के डायमेंशन सेम है। दूसरी चीज़ ये कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना मिलकर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं मिलता कि वो कहीं भी नहीं हो सकता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी है। ये बात अब नील्स बोर ने करेक्ट कर दी। अब जो फिक्स्ड ऑर्बिट के बीच का जो गैप है, उस गैप वाली वेवलेंथ आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती, तो केवल लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को करेक्ट करके दिए। तो आज हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे और उसको नील्स बोर मॉडल में कैसे उनके ड्रॉबैक्स को रिमूव किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।